गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने चैप्टर पढ़ा था मैट्रिक्स, चैप्टर नंबर 3 ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ योर क्लास। नाउ वी विल मूव ऑन चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स के कंसेप्ट पे डिपेंड है। डिटर्मिनेंट क्या चीज है? डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वी यूज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की जरूरत हमें किस लिए पड़ती है? डिटर्मिनेंट की जरूरत हमें कुछ पर्पस से होती है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए, कि जस्ट लाइक आपके पास ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो यू बाय द डिटर्मिनेंट्स यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों ने 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया था। हाफ मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। सेम यही चीज है यहां भी, वो चीज हम डिटर्मिनेंट के थ्रू फाइंड करेंगे। सेकंड इसका पर्पस आता है, हमने मैट्रिक्स में देखा था किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन। A इज इक्वल टू ए आई या A इनवर्स A इज इक्वल टू आई। आई क्या होता है? हमारा यूनिट मैट्रिक्स। तो उसी के थ्रू हम जो मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे, बट अब यहां डिटर्मिनेंट के थ्रू बाय द यूजिंग सम प्रॉपर्टीज, प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज। थर्ड इसका जो यूज आता है डिटर्मिनेंट का, वो यूज आता है सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन सिस्टम मतलब दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस हैं, एक्स वाई और एक्स वाई जेड की फॉर्म में है, यानी कि कोई लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या तीन वेरिएबल्स में है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो तीन इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करने के यूज भी हम डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं सॉल्व करना। तो ये कुछ उसके पर्पस थे कि मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, एंड लास्ट यूज इज द सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करने में हम डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन है कि डिटर्मिनेंट जो निकाला जा सकता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है ओनली। स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 और 3x3, 2x2 और 3x3। क्या सर हम इससे फर्दर भी निकाल सकते हैं? स्टूडेंट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके सिलेबस में मैं कहता हूं राजस्थान बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई अदर बोर्ड हो, सिर्फ 3x3 तक ही रेस्ट्रिक्शन है। 3x3 तक का ही डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने बताया कुछ कि डिटर्मिनेंट का यूज क्या है, फिर मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट किस टाइप के मैट्रिक्स में यूज हो सकता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2, 3x3 सॉरी, और 1x1। अब बात आती है सर 1x1 में डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। तो ऑलवेज किसमें होगा यूज? स्क्वायर मैट्रिक्स में ओनली। डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है। यानी कि डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक पर्टिकुलर नंबर है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, जो भी मैं आपको बोल रहा हूं आप प्लीज नोट करते चले। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर बात को एक बार ना बोल के कई बार बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला? डिटर्मिनेंट गिव्स अस अ पर्टिकुलर वैल्यू व्हिच इज एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हर स्क्वायर मैट्रिक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो हम डिटर्मिनेंट के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। सपोज स्टूडेंट्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से लिखा जाता है? DETA, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इस तरह से लिखा जाता है दिस इज नॉट मॉड्यूलस। दिस इज नॉट मॉड्यूलस, कहीं हम सोचे कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, नो, ये हमें क्या देगा? एक यूनिक नंबर देगा, एक यूनिक नंबर देगा विच इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। कई अदर बुक्स में स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट को इसने ऐसे भी दिखाता है, डेल्टा ए। डेल्टा ए, इसको डेल्टा बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डिटर्मिनेंट्स। मान लीजिए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी सी डी, 2x2 का हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू ऐसे, ए बी सी डी। यहां हम इस तरह से इनको टिल्ड नहीं करेंगे, इनको मोड़ेंगे नहीं, सिंपल सीधी लाइन। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, ये लाइन ड्रॉ करके इस तरह से।
अब बात ये आती है कि मैंने एक चीज बोली कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में काम आता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में काम आता है डिटर्मिनेंट। मान लो कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है, हमने 10th क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन या तो कोई हमें ये फाइंड करना है कि इनके क्या वाकई में यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको अगर ध्यान हो, आपने 10th क्लास में पढ़ा था a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर मान लो यही है यही है, क्लियर, अगर मुझे इसकी पता करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 2x2 के मैट्रिक्स को सॉल्व करने, डिटरमिनेंट ओवर वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इससे यानी कि a मल्टीप्लाई डी एडी, फिर आएगा माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो b मल्टीप्लाई सी, b मल्टीप्लाई सी। दिस इज द वे कि ये हमें यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है या नहीं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये हमें कौन बताएगा, डिटरमिनेंट बताएगा। कौन बताएगा, डिटरमिनेंट। इसी तरह से हम डिटरमिनेंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। सिमिलर अगर आपको ध्यान हो, एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू हमने मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया था, आइदर बाय द रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। यहां कुछ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज हमारे पास आएंगी, 6-7 कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी जिनको यूज कर कर हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स कि हाउ टू सॉल्व अ डिटरमिनेंट, हाउ टू गेट अ वैल्यू ऑफ एनी डिटरमिनेंट। हम डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करें। आपने सर कहा स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा डिटरमिनेंट फाइंड होता है, बिल्कुल सही है। तो 1 by 1 यानी कि कोई मैट्रिक्स है, सपोज 3, 1 by 1 है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। और जो ये खुद नंबर है 3, ये खुद ही 3 क्या कराएगा, डिटरमिनेंट। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लो ये मैट्रिक्स है A, तो DET A डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 3, DET स्पेस A, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो इज इक्वल टू 3। इट शुड इटसेल्फ, ये जो खुद एक 1 by 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका जो एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट होगा, ये खुद ही उसकी डिटरमिनेंट है, उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू है, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू है। तो डिटरमिनेंट क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम इस तरह से लिख दिया जाता है वो डिटरमिनेंट होता है। और एक डिटरमिनेंट अपनी खुद की एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है जो उस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होती है, उस मैट्रिक्स से जुड़ी हुई होती है। क्लियर है, जुड़ी हुई से मतलब ये नहीं है प्लस होती है, समझना है, वापस बता रहा हूं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, और डिटरमिनेंट फाइंड करने की, डिटरमिनेंट सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है। और जब डिटरमिनेंट की वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव निकलती है तो वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या होता है, एसोसिएशन। तो मैंने बताया जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 by 1 का, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 by 1 का जिसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो यानी कि उसमें एलिमेंट भी एक ही होगा, वो एलिमेंट इटसेल्फ डिटरमिनेंट कहलाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू कहलाएगी, यानी कि 3। आंसर क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अगर सपोज स्टूडेंट्स कोई मैट्रिक्स है, सपोज बी 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो क्या होगा, इस तरह से लिखेंगे हम 1 2 3 4। आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा होगा, ये मैट्रिक्स है और ये डिटरमिनेंट है, ये वाला मैट्रिक्स है और ये डिटरमिनेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, क्या आएगी इसकी वैल्यू, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को 4 से करो, 4 माइनस लगाएंगे बीच में, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 इज वैल्यू -2। क्या वैल्यू आई स्टूडेंट्स, -2। तो -2 इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, इसकी -2 वैल्यू आ गई। हमेशा इसी तरह से करके चलना है, फर्स्ट एलिमेंट उठाना है, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करके सेकंड एलिमेंट उठाना है, डायगोनली इधर मल्टीप्लाई करना है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई, -2 को 6 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -2। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये मॉड्यूलस है और प्लस को माइनस को प्लस कर देगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग।
ये नहीं होता, ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देगा, एक यूनिक नंबर देगा। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? अब बात ये आती है कि सर हाउ टू सॉल्व 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। हम 3x3 का जो स्क्वायर का डिटर्मिनेंट होगा उसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब वो हम आगे देखते हैं। प्लीज जो भी मैं बोल रहा हूं उसको नोट करिए और ये सब नोट करके चलें आपके फायदे के लिए। यस स्टूडेंट, फर्स्ट मैंने क्या बताया, डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको डिटर्मिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, या फिर डेल्टा भी बोल सकता है, डेल्टा ए। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये आप नोट करते चले प्लीज, और डिटर्मिनेंट नोट करके लिखें। डिटर्मिनेंट किसका फाइंड कर सकते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। 3 रो है तो 3 ही कॉलम होने चाहिए, 2 रो है तो 2 ही कॉलम, 1 रो है 1 कॉलम, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्लियर यहां तक? अब बात ये आती है सिंपल सी, मैंने आपको बता दिया है कुछ चीज बात, और मैंने ये भी बताया, ये भी नोट करिए, डिटर्मिनेंट का यूज कहां होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, थर्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में, ये उसके कुछ यूज है। ठीक है, अब बात ये आती है सर हाउ टू सॉल्व 3x3 डिटर्मिनेंट्स। जिसका 3x3 मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट मैं एक लाइन बोलने वाला हूं, उसको मैं अभी कुछ मिनटों में सॉल्व करके एग्जीक्यूट करूंगा, उसको मैं प्रूव क्या करूंगा। हम हमेशा डिटर्मिनेंट फाइंड, चलो मैं बताता हूं पहले फिर आपको मैं बताऊंगा। एक एग्जांपल देखते हैं कोई अच्छा सा। यस स्टूडेंट्स, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 3x3 का, जिसमें 3 रो है 3 कॉलम है। मैंने थोड़ा सा ऐसी डिटर्मिनेंट लिया है जिसमें कोई भी एंट्री 0 नहीं है, सारे एलिमेंट कोई ना कोई नंबर है, ये ए है। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। स्टूडेंट, यू हैव 6 वेज टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। आपके पास 6 वे हैं इस तरह के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए 3x3। या तो आप 3 रो के थ्रू फाइंड करो या 3 कॉलम के थ्रू फाइंड करो, तो 6 वेज हो गए। अब बात ये आती है कि सर हम कैसे फाइंड करें डिटर्मिनेंट की कोई भी वैल्यू, डिटर्मिनेंट की कोई भी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, दिस इज व्हाट R1, this is R2 and this is R3. Similar, this is C1 कॉलम 2 और ये है कॉलम 3। चलिए 3 रो है और 3 कॉलम है हमारे पास। अब बात ये आती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ये 6 तरीके हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। आप कोई सा भी तरीका उठा सकते हैं, आप टोटली फ्री हैं जब तक एग्जामिनर आपको बाउंड ना करे अपनी शर्तों पे। अगर वो कुछ शर्त रखता है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल फील फ्री टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब बात ये आती है कि सर आप बोल रहे हो 6 वेज है, कैसे फाइंड करना है, पहले तरीका बताओ। देखिए स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम, ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। हम क्या करते हैं, ध्यान देना इस बात को। मान लो मैं फर्स्ट रो के डिटर्मिनेंट फाइंड करने के तरीके को बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन आइदर थ्रू रो और कॉलम। एक्सपेंशन नोट करते चले, एक्सपेंशन आइदर थ्रू रो और कॉलम। कॉलम के थ्रू करें या रो के थ्रू करें, इट्स अप टू यू। सपोज अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, पूछ रहा हूं मैं, अगर मैं 3x3 के मैट्रिक्स को ऐसे लिखूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 लिख सकते हैं। मैंने बताया था मैट्रिक्स में ये तो डिटर्मिनेंट की टोटल वैल्यूज हैं सारी, ये क्या है, उनके एड्रेस है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। क्लियर है ये बात? अगर सपोज स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर सपोज आपको फर्स्ट रो के अलोंग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अब अच्छा एक चीज और, चाहे आप R1 के थ्रू ओपन करें, R2 के थ्रू ओपन करें या R3 के, या फिर इन तीनों के, वैल्यू पूरे डिटर्मिनेंट की सेम आएगी, हमेशा अलग अलग नहीं आएगी कि 6 तरीके हैं तो 6 में से 6 वैल्यू अलग अलग आएंगी। नो,
जिससे आपकी इच्छा करे ओपन करें, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो बात ये आती है स्टूडेंट्स, कैसे फाइंड करनी होती है वैल्यू, वो मैं बता देता हूं। देखिए, इसका एक तरीका है, -1 i प्लस जे A11। मैं फर्स्ट रो के अलोंग ओपन कर रहा हूं, फर्स्ट रो के अलोंग। फिर क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो। A11 है तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ दो, बचे ये 4, A22, A23, A32, A33। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर लगाएंगे प्लस, फिर -1 i प्लस जे A12, सेकेंड एलिमेंट लेंगे A12। क्लियर, A12 सेकेंड एलिमेंट लिया। अब सेकेंड एलिमेंट ये वाला फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको सबको छोड़ दो, यानी कि फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में आ रहा है, तो एक ये वैल्यू उठेगी, ये और ये, तो क्या लिखोगे, A21, A23, A31, A33। ठीक है, फिर प्लस अगेन लास्ट एलिमेंट बचा है हमारा, तो कैसे करेंगे, -1 i प्लस जे A13, फिर A13 फर्स्ट रो में आ रहा है, छोड़ दो, फर्स्ट थर्ड कॉलम में आ रहा है, छोड़ दो, ये चारों एंट्रीज जहां मैं हाथ घुमा रहा हूं ये चारों एंट्रीज उठा लो, A21, A22, A31, A32, ये चारों एंट्रीज आ गई। क्लियर, अब बात ये आती है, मैं तो वापस बताऊंगा आपको, बात ये आती है सर आपने तीनों जगह -1 i प्लस जे, -1 i प्लस जे, पावर है ये, -1 की पावर i प्लस जे लिखा है, क्या मतलब है, क्या मतलब है, आपको ध्यान आना चाहिए इस बात का कि मैट्रिक्स में i प्लस जे क्या था, i डिनोट कर रहा था किस नंबर की रो है और j डिनोट करता है किस नंबर का कॉलम है, किस नंबर की रो है और किस नंबर का कॉलम है। अब मैं देखना क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, i प्लस जे को हटा रहा हूं, अच्छा पहले आप प्लीज वीडियो पॉज करके ये सारा नोट करें, वीडियो पॉज करके सारा नोट करें। अब मैं आगे बता रहा हूं आपको, मैं i प्लस जे हटा रहा हूं, A11 की में i और j क्या है, 1 है, तो यहां लिख दिया मैंने 1 प्लस 1। ठीक है, A12 यहां पर A12 में i तो 1 है और j 2 है, तो i और j हटा रहा हूं मैं, 1 प्लस 2। क्लियर, 1 प्लस 2। A13 में i और j क्या है, 1 प्लस 3 है, 1 प्लस 3। क्लियर, दिस इज द वे टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट बाय रो फर्स्ट। बस बात ये क्या है, आपको ये चीज तीनों में लगानी है, प्लस प्लस करके लिखना है, जिस रो के अलोंग लिख रहे हो, जिस रो के अलोंग आप ओपन कर रहे हैं उसका एलिमेंट लिया, यहां ले लिया A11, मल्टीप्लाई किया जिस रो के अलोंग, अब मैं दूसरे रो के बताता हूं अभी, A11, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ के ये चारों उठा के यहां लिया हो, ठीक है, प्लस फिर वही -1 की पावर, A12 है तो 1 प्लस 2, A12 को यहां लिखा, A12 सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो है तो इसको छोड़ दो, 1 2 3 4 को उठा के यहां लिखो, फिर प्लस -1 की पावर 1 प्लस 3 A13 को छोड़ दो, ये चारों बच्चे इनको लिख दो, इनको लिख दो। फिर क्या करना है, -1 की पावर इवन, माइनस की पावर इवन प्लस आता है और माइनस की पावर ऑड माइनस आता है, माइनस की पावर इवन माइनस प्लस आता है और माइनस की पावर ऑड क्या आता है, माइनस आता है। तो मैं यहां क्या लिखूं, प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट रो के अलोंग जब हम ओपन करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग जब हम ओपन करेंगे तो ये पूरा प्लस रहेगा, आगे यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा। कैसे, देखिए फटाफट से, -1 की पावर 2 क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी कि A11, A22, A23, A32, A33। फिर -1 की पावर ऑड माइनस आ जाएगा बीच में, A12, फिर जो भी ये सारा है, फिर -1 की पावर इवन
प्लस आ जाएगा यहाँ पे A13 और जो भी वैल्यू यहाँ पर है। क्लियर। अब बात ये आती है कि सर अब आगे कैसे सॉल्व करें। आगे सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया 2/2 में इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। क्लियर। कैसे? A22 A33 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस लगाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई A23 A32 और A11 यहां मल्टीप्लाई हो जाए, फिर माइनस A12 इसको सॉल्व प्लस A13 इसको सॉल्व, फाइनल यू गेट द वैल्यूज, फाइनली यू गेट द वैल्यूज। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब मैं एक और बताता हूं आपको। स्टूडेंट्स प्लीज नोट करते चले। अब सपोज ध्यान रखिए, मुझे रो थर्ड के अलोंग खोलना है। इस रो के अलोंग मुझसे बोला गया है इस रो के अलोंग फाइंड करो, थर्ड रो के अलोंग। तो क्या करेंगे हम, ध्यान रखिए, -1 की पावर इसके अलोंग तो 3 1 आ जाएगा, 3 + 1 A31 ये वाला। इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, ये चारों वैल्यू उठा लो, A12 A13 A22 A23, फिर बीच में प्लस लगा लो, -1 की पावर क्या आ जाएगी A32 3 + 2, ठीक है, और यहां लिख दो A32। फिर इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, बाकी ये चारों एलिमेंट्स यहां लिख देंगे एज इट इज। फिर प्लस -1 की पावर 3 + 3 और मल्टीप्लाई A33। इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, ये चारों उठा के यहां लिख दो और फाइंड द वैल्यूज। तो फाइंड द वैल्यूज। अब बात ये आती है -1 की पावर ऑड, -1 इवन, ऑड इवन, तो क्या होगा प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये ना लिख के डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, यहां माइनस आ जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा। तो बीच वाली रो क्या करेगी, बीच वाली रो आपको देगी माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो स्टूडेंट्स प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। मैं जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूं आप लोग नोट करें, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं यहां एक एक लाइन बोल बोल के या बोर्ड पे लिख के नहीं बता सकता, एक एक लाइन मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता इस तरीके से। अब कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। ये पता है क्या चीज है, अगर इस रो के अलोंग ओपन करते हो तो ये वैल्यूज चलेंगी प्लस माइनस प्लस, इस सेकंड रो के अलोंग ओपन करते हो तो माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो के अलोंग करते हो तो प्लस माइनस प्लस, ये चलता है। इसी तरीके से अगर कॉलम के अलोंग ओपन करना है, इस कॉलम के अलोंग ओपन करना है तो ये उठाई वैल्यू, ये चारों ले लिए, फिर ये उठाई वैल्यू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट आ रहा है उस रो और उस कॉलम का कोई भी एलिमेंट मत उठाओ, बाकी चारों ले लो, मल्टीप्लाई कर दो उस एलिमेंट के साथ जो आया है। इस एलिमेंट को लेना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मल्टीप्लाई ये किसका होगा, इसके साथ हो जाएगा। दिस इज द वे, दिस इज द वे। तो अब स्टूडेंट मैं इस डिटरमिनेंट की एक वैल्यू फाइंड करके बता रहा हूं आपको कैसे कर सकते हैं। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। यस स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट ये रहा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज R1 के अलोंग, इसके अलोंग R1 के अलोंग, तो कैसे करेंगे देखो, मैंने बताया था क्या बताया था, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ये बताया था, ठीक है। तो पहले 3 ले लिया, 3 के साथ क्या आएगा, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ो, 1 -2 3 1, बीच में माइनस आएगा क्योंकि माइनस है, लेकिन ये -4 भी आ रहा है तो +4 हो जाएगा, यहां लिखा, मल्टीप्लाई, इस कॉलम इस रो को छोड़ो, क्या आएगा 1 -2 2 1, ठीक है। फिर क्या आना है, प्लस आना है, प्लस लगा दो। अब 5 ले लो यहां से, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, क्या आएगा 1 1 2 3 2 3, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1, -2 मल्टीप्लाई 3 -6, और बीच में माइनस आता है तो प्लस हो जाएगा, +4 1 -2 मल्टीप्लाई 2 -4, और बीच में माइनस आता है +4 हो जाएगा, क्लियर। +5 3
मल्टीप्लाई -2। मैं फिर कह रहा हूं ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे। अब वैल्यू फाइनली 721 प्लस 20 और प्लस 5, तो ये हो गया 41 और 5 46। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज द वे टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब सपोज ये आता है कि सर किसी एक कॉलम के थ्रू करके दिखाओ, आप किसी एक कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। तो स्टूडेंट एक बार आप ये नोट करें, फिर मैं बताता हूं कॉलम के थ्रू। यस स्टूडेंट, सपोज हम कॉलम 2 के अलोंग खोलते हैं, इसको देखते हैं वैल्यू वाकई में सेम आती है या नहीं आती, या कोई पूछता है मिस्टेक हो गई हो। कॉलम 2 के अलोंग खोलना है, ध्यान देना। कॉलम 2 के अलोंग क्या आएगा, पहले माइनस, और -4 ऑलरेडी है 4, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 1 -2 2 1 2 1। कॉलम 2 के अलोंग प्लस आना चाहिए, प्लस, और बीच में क्या है 1 1। इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को 3 5 2 1 3 5 2 1। फिर कॉलम 2 में माइनस आना चाहिए, माइनस, और कॉलम 2 में 3 है लास्ट एंट्री, 3 क्या आएगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 3 5 1 -2 3 5 1 -2, तो मल्टीप्लाई 4 1, ये हो गया +4 +1 3 -10 -3, ये हो गया -6 और माइनस का 5, तो ये हो गया 5 और 20 माइनस का 7 और -6 -5 -11 और -11 इंटू -3 प्लस का 33, तो 46। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग खोलो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्टली सेम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। क्लियर है स्टूडेंट ये बात? तो अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही क्या, तो मैं फिर बता रहा हूं, हर किसी में माइनस आएगा, और माइनस की पावर क्या आएगा, जिस रो और जिस कॉलम का वो एलिमेंट है। जैसे मान लो ये वाला एलिमेंट है, ये क्या है, क्या है ये 3 2, क्या है ये 3 2, तो -1 की पावर 3 + 2 5, तो -1 की पावर और माइनस आएगा। इस तरह से इस चीज को आप याद रखो। तो दिस इज द वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, दिस इज द वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3। ठीक है, अब कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स है डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के। पहले आप पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। यस स्टूडेंट्स, एक दो छोटे छोटे एग्जांपल क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे सपोज एक डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए a cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। क्लियर? इसकी वैल्यू फाइंड करनी डिटर्मिनेंट की। तो सिंपल तरीका मैंने बताया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस लगाना है बीच में, तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा, माइनस ऑलरेडी और माइनस हम बीच में लगाते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस का, और cos स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर 1। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 में आई थिंक आप कुछ जल्द क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो, फिर भी मैं बताता हूं एक दो क्वेश्चन और। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फिर वही x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है। तो इसको इससे मान लीजिए ये a है, तो क्या लिखेंगे आप, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस आएगा बीच में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, लेकिन माइनस है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। एक्स स्क्वायर तो सॉरी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया एक्स क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। अब बात ये आती है कि सर 3/3 का जो मैट्रिक्स है उसमें किस रो को और किस कॉलम को हम ओपन करें, किस रो और किस कॉलम के थ्रू हम ओपन करें अगर एग्जामिनर हमें बाउंड नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट नोट करिए ये बात कि जिस रो और जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो हो उसको आप ओपन करें। जिस रो और जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो हो उस रो और कॉलम के अलोंग आप उसको एक्सपेंड करें और फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। कैसे देखते हैं? फर्स्ट यू नोट डाउन। यस स्टूडेंट्स, देखिए ये आपकी बुक के 3.1 का एक क्वेश्चन है। मैंने कहा जिस रो और जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो हो उसे एक्सपेंड करिए, उसके थ्रू एक्सपेंड करिए। तो आप देखिए जीरो यहां भी आ रहा है, यहां भी इस वाले में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन सेकंड रो में सबसे ज्यादा जीरो है। सेकंड रो में सबसे ज्यादा जीरो है, तो आप इसके थ्रू ओपन करें। क्यों ऐसा क्यों करना है हमें सर? तो देखो जीरो मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे जीरो, सेकंड इसके आगे माइनस लगाऊं प्लस लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ऐसे चलता है माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस जीरो मल्टीप्लाई कुछ भी करूं जीरो ही रहना है, फिर माइनस आता है और एक -1 ऑलरेडी है तो +1। तो क्या होगा? इसको छोड़ा 3 -5 सॉरी 3 -1 और 3 -5 अपनी वैल्यू से ऐसे फाइंड कर, क्योंकि इसलिए मैंने बता रहा हूं कि जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो ना उसके अकॉर्डिंग खोलने से क्या है कि आपको कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। देखिए ना जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बस इसकी कैलकुलेशन हमें एग्जाम में करके देनी, सिर्फ इसकी है कैलकुलेशन, और इसकी कैलकुलेशन करते ही हमारा काम हो जाना है। तो ये लाइन आप नोट करें कि जिस लाइन रो में और कॉलम में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो उसके अलाउंग हमें एक्सपेंड करना है। क्लियर? नोट डाउन। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है आपकी एक्सरसाइज 4.1 में, जिसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं। डायगोनल के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो ही आएगी। आप उसको ओपन करके देखना, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के थ्रू हमेशा जीरो आएगी इसकी वैल्यू। क्लियर? कुछ और भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं बता देता हूं आपको। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो मैक्सिमम जीरो इस कॉलम में भी है इस रो में भी है, तो आप किसी के भी अकॉर्डिंग ओपन करें नो प्रॉब्लम, बट ये करवा रहा है शो, ये करिए। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर? मैंने आपको बताया क्या होगा इसमें। अब ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है पहले इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो। पहले इस मैट्रिक्स को क्या करो? 3 से मल्टीप्लाई। तो 3a इज इक्वल टू 3 0 3 0 3 6 0 0 12। क्लियर? अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इसमें है, तो प्लस माइनस प्लस होता है, इसके अलोंग खोल दो। ये जीरो जीरो रहेगा 12, तो 12 के अलोंग खोलेंगे तो क्या आएगा? 3003 यानी कि 108। क्लियर? अब RHS ले लो। RHS पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? इसके अलोंग खोलें तो 41001, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 4 और 27 है, ये तो हो गई मल्टीप्लाई इसको करने पर, और 27a हो गया, तो 27 इंटू 4 आंसर क्या आया? 108। तो क्या करना है आपको? पहले इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई, फिर 27 को डिटरमिनेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो उसका आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द वे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट। एक दो क्वेश्चन और हैं इसके, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर जैसे सपोज 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे क्वेश्चन है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6 और x। दोनों डिटरमिनेंट्स इक्वल दे रखे हैं। दोनों डिटरमिनेंट्स क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। तो यानी कि इसकी वैल्यू इक्वल टू इसकी वैल्यू। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? 2 इंटू 1 2 -20, ये इक्वल 2x स्क्वायर माइनस का 24। ठीक है,
ये होगा -18, इसको इधर ले गया, 2x स्क्वायर माइनस का 24 और प्लस का आ गया 18, तो -24 प्लस 18 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर -24 प्लस 18 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 3 और x पे से आप हटाएंगे क्या, स्क्वायर, तो क्या आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस √3। दिस इज द आंसर। प्लस ले या माइनस लीजिए, प्लस ले या माइनस ले, दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट कुछ ये क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज 4.1 आप इजीली अब कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ये क्वेश्चन बताया, मैं वापस आता हूं, इसमें क्या करना है, पहले a को पूरे डिटरमिनेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, फिर वैल्यू निकालनी है। और आरएचएस में क्या करना है, पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के 27 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, आप करके देखिए। 4.1 बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Yes, students. After exercise 4.1, we will move on easy exercise 4.3. बहुत easy exercise है, इसलिए मैं 4.2 को फिलहाल एक दिन के लिए स्किप कर रहा हूँ। 4.3 पे हम मूव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट का यूज होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने में, इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स फाइंड करने में और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डिटरमिनेंट के थ्रू कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज कोई ट्राइंगल है ABC, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसे हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा है, डिटरमिनेंट यानी कि डेल्टा, इसे डेल्टा बोला जाता है, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। दिस इज द फॉर्मूला। एक तरह से फॉर्मूला मान लीजिए आप, एक तरह से इसे क्या मान लेंगे आप, फॉर्मूला मान लेंगे। और इसे जब मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा, हाफ, मैंने ये यहां पे लाइन क्यों खींची है, दिस इज मॉड्यूलस। नाउ दिस इज मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां से अगर मैं फर्स्ट रो के अराउंड खोलूं तो x1, या मैं कॉलम के अराउंड खोलूं x1 क्या आएगा, इसको आप बताना कोई फायदा नहीं है, अभी आपने करके देखा है, आप इसको इजीली ओपन कर सकते हो। तो ये तरीका है। सेकेंड थिंग आएगी यहां पे चेक कराने के लिए, फर्स्ट तो ट्राइंगल आ गया, सेकंड आएगा शो दैट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर कॉलीनियर, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे और ये कहा जाएगा कॉलीनियर। तो ध्यान दीजिए 10th क्लास में कॉलीनियर की कंडीशन होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पूरा एरिया ट्राइंगल 0 है, इसका मतलब ABC तीनों एक ही लाइन पर है। कॉलीनियर मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे आते हैं। दैट मीन्स ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। दैट मीन्स डेल्टा, एक ट्राइंगल है और ये डेल्टा है हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। स्टूडेंट जो भी मैं बोल रहा हूं पॉज करते हुए चलिए आप साथ साथ। तो मैंने अभी क्या बोला, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, फर्स्ट पॉइंट पे नोट करें। सेकंड, चेक द कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है किसकी, कॉलिनियरिटी की। तो वो कहेगा कि फाइंड द वैल्यू, सॉरी वो कहेगा कि चेक वेदर द ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स आर कॉलिनियर। तो हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की जगह कोऑर्डिनेट्स को रखेंगे। इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, इक्वल टू हो जाना चाहिए 0 के। इक्वल टू किसके हो जाना चाहिए, 0 के हो जाना चाहिए, तो वो कॉलिनियर है। ठीक है। थर्ड हमें यहां पे क्वेश्चन मिलेंगे, आप नोट करते चलें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ भी दे सकता है ए बी या कुछ भी दे सकता है, कोई हो सकता है, if 3 coordinates are collinear, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स देगा और वो पहले क्या देगा, कॉलिनियर है। तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, कोई मिसिंग नंबर होगा, के होगा, एक्स होगा, वाई होगा, तो उसकी वैल्यू पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इनमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करके इक्वल टू 0 रख दो, इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर सकते हैं और उससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे,
वैल्यू फॉर द मिसिंग नंबर, कोई भी मिसिंग नंबर है उसकी जगह कोई अल्फाबेट है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। फोर्थ चीज आएगी स्टूडेंट्स, फोर्थ चीज आपकी ये कहेगा कि कोई भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, वो कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ कोई दो कोऑर्डिनेट्स हैं एंड आर ज्वाइन देम। कोई एक लाइन है, उसको दो कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन कर रहे हैं, एक लाइन दो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर रही है, तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। अब बात ये आती है सर तीसरा कोऑर्डिनेट कहां से लाएं, ये तो दो ही दे रहा है हमें, तीसरा कोऑर्डिनेट कहां से लाएं, आप नोट करते चलें प्लीज। तीसरा कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से आएगा, x1 y1 1 जो दे रखा है, x2 y2 1 जो दे रखा है। तीसरा कोऑर्डिनेट आप x y अपनी मर्जी से मान लीजिए, क्योंकि वो इक्वेशन फाइंड करवा रहा है और इक्वेशन में x और y तो आएंगे ही आएंगे, अननोन वेरिएबल। कोई भी लाइन की इक्वेशन में x और y दो चीज आएंगी जिसको हमको लेट करना है कि लेट थर्ड कोऑर्डिनेट लाई ऑन द लाइन x, y, तो उससे आप इस तरह की चीज बना सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के कोऑर्डिनेट्स, इस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे देखने को 4.3 में बहुत इजीली। आप ये नोट करें, एक दो क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1, 0, 6, 0, 4, 3। ये आपके वर्टेक्सेस गिवन हैं, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और रखें कैसे, डेल्टा इक्वल टू हाफ x1 y1 1 0, x2 y2 6 0, x3 y3 4, 3 और 1 1 1 आपका आएगा। बस आपको इसे ओपन करना है किसी रो या किसी कॉलम के थ्रू। तो किस रो और किस कॉलम के थ्रू ओपन करेंगे? डेफिनेटली सेकंड कॉलम के थ्रू, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है और वैल्यू फाइंड आप कर सकते हैं। वैल्यू इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको रखना बता दिया, कोऑर्डिनेट्स कैसे रखना है। डिटरमिनेंट आपको नॉर्मली खोलना है। तो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की आएगी। हो सकता है नेगेटिव आ जाए, लेकिन हमें उसे पॉजिटिव लिखना है क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं स्टूडेंट, आप कर सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं इसे सॉल्व कर दिखाता हूं एक बार। डेल्टा इक्वल टू हाफ किसके अलॉन्ग खोलना है? इसके। यहां आएगा माइनस प्लस माइनस, तो -0 1 1 सॉरी 1 1 नहीं आएगा, 6 1 4 1, फिर +0, ये गया 1 1 4 1, फिर आएगा माइनस का 3, ये गया तो 1 1 6 1 1 1 6 1। ठीक है, तो हाफ ये जीरो खोलने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट -3। मैंने मॉडुलस लगा दिया, इसको आप मॉडुलस लगा के चले बाद में लगा दीजिए कंफ्यूजन के लिए। -3 तो ये हो गया 1 और -6, तो -5 और -3 माइनस का 15, यानी कि 15/2 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हम बता रहे हैं कॉलिनियर कंडीशन। कॉलिनियर है, कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया है कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। दिस इज द वे। क्लियर? तो डेल्टा इक्वल टू हाफ x1 y1 a b प्लस c 1, b c प्लस a 1 और c a प्लस b 1। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो ये क्या होगा? क्या होगा स्टूडेंट्स? कॉलिनियर होगा। तो आप किसी भी रो के थ्रू खोल लीजिए। हाफ ए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो c प्लस ए माइनस बी, फिर बीच में माइनस b प्लस सी लिख लिया मैंने। फिर b प्लस सी, इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, b को मल्टीप्लाई किया 1 से और c को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो b माइनस सी, फिर प्लस आ गया 1,
1 को इधर छोड़ा, इसको इधर छोड़ा, b को इससे मल्टीप्लाई किया, ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या आया प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी, ये आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? ए से ए गया, हाफ ए सी माइनस ए बी, मल्टीप्लाई इसको माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस का बी सी माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, इसको बोल लो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी से ए सी, ए बी से ए बी माइनस बी स्क्वायर, बी सी से बी सी स्क्वायर से सी स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स आर collinear. All three coordinates are collinear. This is the way to satisfy the condition. For satisfy the condition, set collinearity. Pause the video, do not down. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड आता है, जो मैंने अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट हमें दिया हुआ है एरिया, और उसके वर्टेक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन k, 0, 4, 0 और 0, 2। तो क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू हमें 4 दिया हुआ है। स्टूडेंट्स जब भी एरिया गिवन होता है और कोई एक मिसिंग कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, मैं ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, चाहे लिख लीजिए। जब एरिया गिवन है और एक कोई मिसिंग कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो एरिया दोनों कंडीशन में रख के चलेंगे आप, प्लस बी और माइनस बी, प्लस बी और माइनस बी। क्यों सर? अभी तो आपने कहा था एरिया हमेशा प्लस होता है, नेगेटिव नहीं होता। भाई एरिया प्लस और माइनस इसलिए मैं रखवा रहा हूं, ये जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है के, जरूरी है क्या ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? जरूरी है क्या? हो सकता है ये दोनों तरीके से ही हो, के प्लस भी हो और के माइनस भी हो सकता है। कोई एक वैल्यू हो सकती है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अगर के प्लस होगा या के माइनस होगा तो भी का आंसर 4 ही आएगा, तो भी आंसर 4 ही आएगा, तो भी आंसर 4 भी आएगा। या के की दो वैल्यूज हो सकती है, कहा हमेशा के की दो वैल्यूज होंगी जिसपे ये 4 आएगा, इसलिए +4 और -4 दोनों रख के हम चलेंगे। तो कैसे? इस तरह से हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो हाफ k 0 1 4 0 1 0 2 1 इज इक्वल टू प्लस और -4। ठीक है, अब इसको इस वाली कॉलम के अलोंग ओपन करें आप, और एक बार पॉजिटिव लेके सॉल्व करना और एक बार नेगेटिव लेके आप सॉल्व करना। के की दो वैल्यू मिले और दोनों पे ही के की दोनों वैल्यू, यानी कि कोई दोनों में से एक एक वैल्यू रख के चेक कर लेना, हमेशा आंसर 4 ही आएगा। हमेशा आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा। हो सकता है नेगेटिव 4 आ जाए या पॉजिटिव 4 आ जाए, लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है। लेकिन कोऑर्डिनेट हमें दोनों तरीके से फाइंड करने हैं, प्लस रख के भी और माइनस रख के भी। तो आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई करके देखिएगा, प्लस रख के और माइनस रख के। नेक्स्ट हम आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यस स्टूडेंट्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। अब वो कंडीशन आ गई, एक लाइन है, मान लीजिए कोई एक लाइन है, ये कोऑर्डिनेट है 1, 2, ये कोऑर्डिनेट है 3, 6। कोई भी एक लाइन है, छोटा हो सकता है टेढ़ी जा रही हो लाइन, ऐसे जा रही हो 1, 2, 3, 6, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और डेफिनेटली इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी? एक्स और वाई की फॉर्म में आएगी। तो मैं ये कह रहा हूं, लेट अ पॉइंट सपोज P मान लीजिए, कोई भी पॉइंट है x, y लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग द कोऑर्डिनेट्स 1, 2 एंड 3, 6। मैंने ये मान लिया, काम बन गया। 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, और लाइन की इक्वेशन क्या होती है? लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ax + by या इक्वल टू c। लेकिन स्टूडेंट जब ये लाइन है तो ट्रायंगल नहीं बन रहा,
जब ये लाइन है तो ट्राइंगल नहीं बन रहा, 2 पॉइंट्स तो लाइन पे आ ही रहे हैं, तीसरा पॉइंट मैंने लाई कर लिया यानी कि लेट कर लिया है x, y, इसका मतलब ये लाइन है, कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, लाइन है ट्राइंगल नहीं बन रहा, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या है? 0 है, यानी कि डेल्टा इक्वल टू हाफ x1 y11 x2 y21 xy1, ये xy बस वैल्यू रख दीजिए इक्वल टू 0 हाफ 121 361 xy1 equal to 0. You will get the equation of the line. You will get the equation of the line. तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या देखा? डिटर्मिनेंट्स का इंट्रोडक्शन देखा, एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस देखे, बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करें। इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम देन व्हाट्सएप मी या कॉल मी। फिर हमने देखा एक्सरसाइज 4.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं। तो इन दोनों एक्सरसाइज को आप ट्राई करें, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, बाय।